भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज ने 87.58 की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। आज हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ वंदना कटारिया का ही नाम सुनने को मिल रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने कमाल का खेल दिखाते हुए हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। वंदना करो या मरो वाले मुकाबले में अफ्रीकी टीम के खिलाफ 3 गोल दागे और ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। वंदना से पहले किसी ने भी 125 सालों के इतिहास में महिला हॉकी में हैट्रिक नहीं बनाई थी। भारतीय महिला हॉकी टीम के स्टार फॉरवर्ड वंदना कटारिया ने उनके परिवार के ऊपर की गई कथित जातिवादी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कटारिया ने कहा कि वो और उनके साथी खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे हैं और इस तरह की जातिवादी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो आशा करती है कि लोग भारतीय महिला हॉकी टीम को सपोर्ट करेंगे। दरअसल 4 अगस्त को वंदना कटारिया के परिवार ने कुछ लोगों पर जातिवादी टिप्पणियां करने का आरोप लगाया था। परिवार की तरफ से कहा गया कि टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार के बाद कुछ लोगों ने उनके घर के बाहर पटाखे फोड़े और भारतीय महिला हॉकी टीम के हार का जश्न मनाया। आरोप ये भी लगे कि इन लोगों ने न केवल वंदना कटारिया के परिवार के ऊपर बल्कि जातिवादी टिप्पणियां की, बल्कि ये भी कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की हार सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि टीम में दलित खिलाड़ी ज्यादा है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने इस संदर्भ में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया ने ओलंपिक में अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन से पूरे देश का सिर ऊंचा किया है। उनके परिवार को अपमानित करना और उन्हें जाति सूचक गालियां देना पूरे देश का अपमान है। राज्य सरकार को इन गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, वरना उन्हें हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है। ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कार्रवाई करते हुए उनका विवादास्पद ट्वीट हटा दिया है। दरअसल दिल्ली के नाबालिग से बलात्कार और हत्या की घटना के बाद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी जिसमें पीड़िता के माता पिता भी नजर आ रहे थे। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ था। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ट्विटर से शिकायत करते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद अब ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्वीट हटा दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक द्वंद्व तेज हो गया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उत्तर प्रदेश चुनाव में किस्मत आजमाने की फिराक में है। ओवैसी ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने का मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे कौम को बताएंगे कि बीजेपी ने मस्जिद को शहीद किया। आज तक न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम में AIMIM प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद न होती तो क्या कोर्ट ऐसा फैसला देता? कोर्ट के फैसले को ठीक से पढ़ा जाए। ओवैसी ने कहा बाबरी उनकी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खैरवार ने कहा कि बसपा सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक समरसता एवं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की लड़ाई लड़ती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ें और बहुजन समाज पार्टी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए। उन्होंने बूथ सेक्टर एवं विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक भाईचारा को देखते कमेटी के गठन की प्रक्रिया पूर्ण करने की भी नसीहत दी। वे संत कबीर नगर में पार्टी द्वारा आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। शाहजहांपुर के बहुजन समाज पार्टी के नेता सर्वेश चंद्र मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता से जान का खतरा बताया है। अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाने के बावजूद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली है। कोर्ट ने पेशी के लिए तारीख 12 अगस्त निर्धारित की है। सिटी पार्क निवासी बहुजन समाज पार्टी के नेता सर्वेश चंद्र मिश्रा उर्फ धांधु ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी वे कर रहे हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता उनसे रंजिश मानते हैं।
जातिवाद समेत दूसरे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसमें जातीय जनगणना कराए जाने, आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू करने और मंडल आयोग की अनुशंसा लागू करने संबंधी मांग शामिल होगी। प्रदर्शन के बाद इन मांगों का ज्ञापन सभी जिलों के डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भेजा जाएगा। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 5वीं से 7वीं तक के छात्रों के लिए 17 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। वहीं शहरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य सरकार कक्षा 8वीं से 12वीं के लिए स्कूलों को फिर से खोलेगी। बता दें कि कम संक्रमण वाले जिलों में कक्षा 7वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन की अनुमति पहले से ही है। इनमें से अधिकांश जिले विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में है, लेकिन ये रियायत मुंबई और पुणे जैसे शहरी क्षेत्रों में नहीं दी गई थी, क्योंकि वहां कोविड के मामले अधिक थे। महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर है, अब भंडारा जिला राज्य का पहला कोविड मुक्त जिला बन गया है। बीते शुक्रवार को जिले का आखिरी मरीज भी डिस्चार्ज हो गया। इसके अलावा शुक्रवार को हुई जांचों में कोई नया मरीज सामने नहीं आया। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र को ही देश का सर्वाधिक प्रभावित जिला माना जा रहा था और महाराष्ट्र में ही यहाँ सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस मिल रहे थे। दूसरी लहर से उभरते राज्य में अब कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। जिला कलेक्टर संदीप कदम ने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से ये उपलब्धि मिली है। मुंबई के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के बंगले में बम रखे जाने की सूचना मिलने के बाद इन स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल कल रात में मुंबई पुलिस को इन स्थानों पर बम रखे जाने को लेकर एक कॉल आया था, जिसके बाद यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि बम की सूचना के बाद जब तलाशी ली गई तो ये खबर झूठी निकली। मुंबई पुलिस ने इस संबंध में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि पहले अहमदाबाद के सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी के नाम से इस पुरस्कार को कर दिया। दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट में कहा कि उन्हें तो उम्मीद थी कि वे राजीव गांधी खेल अवार्ड का नाम भी बदलकर नरेंद्र मोदी खेल अवार्ड रखेंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले के मोचवा इलाके में तलाश अभियान शुरू किया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग का मामला सामने आया है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 5 डायग्नोस्टिक फर्मा के टॉप अधिकारियों के घरों और ऑफिसों की तलाशी ली। इस दौरान फर्जी बिल, लैपटॉप, मोबाइल फोन, संपत्ति के कागजात और 30,90,000 रुपये नकद जब्त किए। जांच एजेंसी ने जिन कंपनियों पर छापा मारा उनमें नोवस पाथ लैब, डीएनए लैब्स, मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स और नलवा लेबोरेटरी शामिल है। देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, नोएडा और हिसार में तलाशी ली गई। राज्य सरकार इन्हें पहले 3 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रहे इस अन्न वितरण के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना को एक साथ पहुंचाने का बड़ा अभियान चला रहा है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारतीय हॉकी टीम में शामिल झारखंड के सदस्यों को हेमंत सरकार 50-50 लाख रुपए देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात की घोषणा की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के पूर्वजों के मकानों को पक्का मकान के रूप में बनवाया जाएगा। तमिलनाडु की सरकार ने 9वीं से 12वीं की कक्षा तक के लिए छात्रों के लिए 1 सितंबर से स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया है और राज्य में 16 अगस्त से मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य में कोविड-19 के मामलों में मामूली बढ़ोतरी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये निर्णय लिया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि कोवैक्स टीका अक्टूबर तक बाजार में आ सकता है। बच्चों के लिए मार्च 2022 से पहले वैक्सीन आ जाएगा। अदार पूनावाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात के बाद ये बात कही। अदार पूनावाला ने अमित शाह से मिलने के बाद कहा कि सरकार उनकी मदद कर रही है। इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार का आभार भी माना।
अश्लील फिल्मों का निर्माण करने और उन्हें ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के आरोपों में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती है। उनकी कंपनी पियान इंडस्ट्रीज में काम करने वाले 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बन गए हैं। गवाह बने इन चारों कर्मचारियों ने पहले पुलिस को बयान दिए थे। अब इन कर्मचारियों ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के मुकाबले 19 सितंबर से होने हैं। 4 मई को कोरोना केस आने के बाद T20 लीग को स्थगित कर दिया गया था। 60 में से 29 मुकाबले हो चुके हैं, जबकि 31 मैच अभी और होने हैं। सभी मैच यूएई में 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजी से कहा कि यूएई जाने से पहले सभी सदस्यों को कोरोना के दोनों टीके लग जाने चाहिए। मालूम हो कि यूएई पहुंचने के बाद खिलाड़ियों और अन्य सदस्यों को 7 दिनों के क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके बाद कोरोना की नेगेटिव के बाद ही खिलाड़ी ट्रेनिंग कर सकेंगे।